लक्ष्य विपाड अर्जुन में आपका स्वागत है। आज हम लोग 5 और क्वेश्चंस करेंगे इंडियन पॉलिटी के, उसका डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग आज कवर करते हैं। और आज के क्वेश्चंस जो पहले हमारे सेशंस हुए हैं उससे थोड़ा सा इनका लेवल एडवांस रहने वाला है, और आप ये कह सकते हैं कि जो अप्लाइड पार्ट होता है ना फंडामेंटल राइट्स का, उस पे क्वेश्चंस ये बनाए हुए हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सो इट सेज कि वाइल द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सो आरटीआई 2005 जो है वो एक माइलस्टोन के रूप में माना जाता है इन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। इट इज ऑल्सो फेसेस चैलेंजेस इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्रिटिकली एग्जामिन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे आरटीआई 2005 एक माइलस्टोन के रूप में हम लोग मानते हैं कि वो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए लाया, इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। अगर आपसे अब कहा जाए, जो हम लोग सीखे हैं इसके पहले भी, कि हम लोग को हेडर्स और कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है जो आपके आंसर में एड्रेस होना जरूरी है, तो सबसे पहले आरटीआई एक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो गवर्नेंस में है उसके लिए कैसे फायदेमंद है, ये आपका होना चाहिए। तो 1 और 2। और दूसरा इसके चैलेंजेस जो है क्या चीज में, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में, तो ये तीसरा हेडर हो गया। दिस इज थर्ड। तो आरटीआई का ऑब्वियस ही बात, आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे बैकग्राउंड के थ्रू कि कैसे ये आया, उसके बारे में बात करते हुए, और फिर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करता है वो वाला चीज आप बता देंगे। जैसे कि माइलस्टोन वर्ड लिखा है तो आप अचीवमेंट के थ्रू इसको दिखा सकते हो। और फिर क्या क्या चैलेंजेस है इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपके अंदर जो क्वेश्चन का डिमांड था उसके अकॉर्डिंग ये हमारे कीवर्ड्स हैं, इनको ही हम लोगों को एड्रेस करना है इस पूरे के पूरे आंसर में। चलिए इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा बैकग्राउंड से दे सकते हैं कि आरटीआई 2005 marks a transformative step in Indian democracy by empowering citizens to demand information from public authorities। अब यहाँ पर जब आप आरटीआई के बारे में बात करते हैं तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, और वो है एक टर्म दैट इज पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, क्योंकि जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि हमें सूचना का अधिकार है, हमें कोई इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो केवल किसका इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं आरटीआई के अंदर, तो वो है पब्लिक अथॉरिटीज का। तो आरटीआई एक्ट में डिफाइन किया गया है कि पब्लिक अथॉरिटीज में क्या क्या इंक्लूड होगा। जो भी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन, नाउ इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल फॉर डिस्क्लोजर, क्योंकि यहाँ पर देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस और एग्जेम्पशंस हम आपको बताएंगे जहाँ पे पब्लिक डोमेन में वो डेटा को या वो इंफॉर्मेशन को नहीं देना है, उसको छोड़ते हुए जो भी पब्लिक अथॉरिटीज के डोमेन में चीजें आएंगी वो सब का इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो। ये आरटीआई इस पर्पज से हम लोग लेकर आए थे। और अगर आपको बोले कि ये फंडामेंटल राइट्स में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक आर्टिकल है 19(1)(a जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। इस अधिकार का ही ये पार्ट है, इम्प्लिसिट है इसमें। कैसे है उसको भी समझिए। मान लीजिए आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार मिला हुआ है, तो ये अधिकार आप बेहतर तरीके से कब यूज कर पाएंगे। सिंपल सा एकदम कॉमन लेमन लैंग्वेज में समझिए। आपको अगर कोई टॉपिक पे कहा जाए कि आप स्पीच दो या आकर आप उसके बारे में कुछ बताइए, आप कब अच्छे से स्पीच दे पाएंगे, आप कब अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। तो इसीलिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक इम्प्लिसिट पार्ट है, इंट्रिंसिक पार्ट है फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिराइव किया गया। किसके द्वारा डिराइव किया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिराइव किया गया था 19(1)(a) के अंदर, और इस केस का नाम था एडीआर केस। एडीआर इज एन एनजीओ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इसको डिराइव कराया वो भी आप समझिए और अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मान लीजिए इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, इलेक्शन में आप गए क्या करने, आप गए वोट डालने। सो कोई भी एक इंसान, सिटीजन जब वोट डाल रहा है तो वो सपोज देयर आर 5 कैंडिडेट्स, 5 कैंडिडेट्स हैं, एग्जांपल भी लिख लेते हैं A, B, C, D और E। ये वोटर
इन पांचों में जब किसी एक को वोट देकर आता है तो क्या ये वो उसका एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है कि हम पांच में से एक को वोट दिए हैं, मतलब हम एक्सप्रेस कर रहे थे, हम यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन दिखाया कि ए जीत जाए। कोर्ट ने कहा कि वोटर्स ये एक्सप्रेशन ज्यादा बेहतर तरीके से कब कर पाएंगे, जब उनको इन पांचों का सारा एंटीसीडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो। यानी कि सारा का सारा इन पांचों का बैकग्राउंड अगर वोटर्स को मालूम है तो उस केस में ये ज्यादा बेहतर तरह से वोटिंग का जो चॉइस था वो एक्सरसाइज कर पाएंगे। और तब से कोर्ट ने कहा कि आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन इज एवरी सिटीजन्स फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a। ठीक है ना, तो ये इसका बैकग्राउंड और आपको जो डिराइव कैसे हुआ ये चीज आपको आरटीआई के अंदर था। अब आप आएंगे तो जब आगे बढ़ेंगे तो आप आरटीआई एक्ट के कुछ अचीवमेंट्स को दिखाएंगे। तो सिटीजन्स का एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में जब हम बात करते हैं, डेमोस वर्ड से ही पूरा का पूरा ये बना हुआ है, मतलब पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी में। लोगों के पास सबसे ज्यादा पावर होगी, सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल एंड दिस आरटीआई एम्पावर्स पीपल। वो किसी भी समय गवर्नमेंट के कोई भी तरह के डिसीजंस को चेक कर सकते हैं, उनको अकाउंटेबल बना सकते हैं। दूसरा है करप्शन, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हमारे देश में। आप जानते हैं कॉन्सेप्ट्स लाइक जो आप टर्म सुने होंगे कभी, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही जो हम लोग बात करते थे, जो पूरी तरह से सिस्टम को क्रम्बल कर चुका था, उससे भी निजात पाने के लिए आपको आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में आपको इसकी जानकारी है, कोई भी चीजें है वो पर्दे के पीछे नहीं हो रही हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, जो हमारी वेरियस ऑर्गन्स हैं हमारे, उनका काम काज करने का जो तरीका है वो भी डेमोक्रेटाइज कर दिया गया आरटीआई के द्वारा, क्योंकि हर समय दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना। और फिर सपोर्ट फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड सिविल सोसाइटी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों को कोई भी एक पर्टिकुलर इशू को के ऊपर रिसर्च करना है, एज अ सिविल सोसाइटी, एज एन एनजीओ, एज एन एक्टिविस्ट, हमको कुछ करना था इसके ऊपर, कोई भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पब्लिक डोमेन के लिए। जैसे हम लोग बात करते हैं बिजली, एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे दिल्ली का एक केस आपको बताते हैं कि दिल्ली में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा समस्या है किस चीज की, पॉल्यूशन की। सरकार जो है, पिछली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूला ये सारी चीजें लागू की। उसी बीच क्या हुआ, एक एक्टिविस्ट ने क्या किया कि जब सरकार ऑड इवन जारी करती है तो नॉर्मल लोगों पे भी असर पड़ता है। तो उसी में से एक आदमी, एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आरटीआई फाइल किया कि केजरीवाल यानी जो सीएम थे दिल्ली के इसके पहले, उनके मंथली जो बिजली बिल है वो क्या है, जरा एक बार देखा जाए। और उस डेटा को उन्होंने यूज किया कि आप ऑड इवन स्कीम की बात कर रहे हैं कि पॉल्यूशन और इसका जिम्मेदार है, और ये आपके खुद के घर में जो एसी का कंजम्पशन है वो 10 घर के बराबर है, क्या ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है पॉल्यूशन में। तो इससे क्या होता है ना कि अगर कोई सिविल सोसाइटी या कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को आगे प्रमोट करना चाहे तो वहां पर उनको ये सपोर्ट किसके थ्रू मिल जाएगा, आरटीआई के डेटा से इसका सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन इस आरटीआई के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में, यानी कि पूरा का पूरा जो हम लोग बात कर सकते हैं इसका जो ये है पोटेंशियल है, इसको पूरी तरह से रियलाइज करने के सामने कुछ चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। क्या चैलेंजेस है, उसमें एक सबसे रिसेंट डेवलपमेंट जो चैलेंज का आया है वो आया है विद रिस्पेक्ट टू डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। सो डिजिटल पर्सनल डेटा जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 2023 में, इसने आरटीआई एक्ट को अमेंड किया एंड इट सेड कि जो पब्लिक इंटरेस्ट वाला टेस्ट था डिस्क्लोजर के लिए विद पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको रिमूव किया। आगे समझिए इसको अच्छे से, ये क्या चीज है के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर प्राइवेसी जो है किसी भी पर्टिकुलर इंसान का और ट्रांसपेरेंसी, उसके बीच में बैलेंस को लेकर एक दिक्कत आई, क्योंकि क्रिटिक्स का कहना है कि ये पब्लिक ऑफिशियल्स को कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकता है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, प्राइवेसी के कॉन्टेक्स्ट में, पोटेंशियली हिंडरिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड जर्नलिज्म। कि अगर हम लोग प्रिवेसी वाला पार्ट को
ठीक है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट द थिंग इज कि ये प्राइवेसी वाले पार्ट में अगर कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन को डिनाई कर दिया जाए कि नहीं ये तो प्राइवेट जो था इंफॉर्मेशन का पार्ट बनता है, ये कहीं ना कहीं इसके इफेक्टिवनेस को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, इफेक्टिव जर्नलिज्म को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। ठीक है, देन इंस्टीट्यूशनल डिलेज एंड बैकलॉग्स। तो हमारे यहाँ पर जब देखेंगे तो शॉर्ट स्टाफिंग का प्रॉब्लम लगभग लगभग जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उसमें है ही, उस कारण से, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे केसेस की जो पेंडेंसी है ना, ये भी इसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को चैलेंज कर रही है। देन वी हैव डाइल्यूशन थ्रू अमेंडमेंट्स एंड ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस। अमेंडमेंट कैसे? तो आरटीआई 2019 में आरटीआई एक्ट में एक बदलाव आया, और इसने जो जो चीजें, जैसे कि टर्म की बात कर ले, सैलरीज की बात कर ले इनके ऑफिशियल्स की, ये सब चीज पहले कानून में लिखा हुआ था, इन सब को बदल कर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में दे दिया। किसके पावर में? गवर्नमेंट के पावर में। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की होगी, हाउ इट कैन फंक्शन इन एन ऑटोनोमस मैनर, ये भी एक समस्या आया। ठीक है, और ब्यूरोक्रेटिक रिलक्टेंस, क्योंकि देयर इज फियर ऑफ एक्सपोजर ऑफन रिजल्ट इन डिलेज। अब डर हर किसी ऑफिशियल को क्या चीज का है, ब्यूरोक्रेट्स को क्या चीज का है, ये एक्सपोजर जब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी वो खतरे में, नौकरी वो भी खतरे में जा सकती है। तो इस कारण से अननेसेसरी डिले भी है, और एग्जेम्पशंस भी क्या है, अनजस्टिफाइड है इस पर्टिकुलर सेक्शन 8 के अंदर। अब देखिए सेक्शन 8 की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक कानून आएगा, आपको ध्यान में आपको रखना है, उसका नाम है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ये ब्रिटिश टाइम का एक कानून है, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर सरकार को ये पावर मिला हुआ है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी है कि वो डिस्क्लोज ना हो, तो वो डिस्क्लोज आरटीआई में नहीं होगा। और सेक्शन 8 में सारे एक्सेप्शन दिए गए, उसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का भी जिक्र है। तो ये एक्सेप्शन जो दिए गए हैं या एक्सेप्शन आप बोल सकते हैं, वो जस्टिफाइड नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है। देन लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी, ये तो आप अभी बैठे बैठे समझ लोगे, घर पे आप वीडियो देख रहे हैं तो, कि आज तक क्या कोई आरटीआई फाइल किए हैं आप लोग? कोई नहीं किया होगा। जितने लोग भी वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, शायद 0.1% लोगों ने कभी आरटीआई फाइल किया होगा। मतलब सिंपल, अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी का अभाव। तो ये भी इसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को कहीं ना कहीं क्वेश्चन करेगा। देन थ्रेट्स एंड हैरेसमेंट, तो कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं उनको क्या फेस करना पड़ा, क्योंकि अब वो कुछ ऐसा एक्सपोज करना चाह रहे हैं जो शायद सरकार को प्रॉब्लम में डाल सकती है, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट को प्रॉब्लम में डाल सकती है, तो उनको कहीं ना कहीं थ्रेट्स भी हमें बहुत बार मिले हुए हैं। इस कारण से भी इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन चैलेंज होता है। वीक इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, जैसे जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, दे फेल टू वॉलंटरी डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जिससे ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है। चूंकि अगर आप बात करेंगे ना कि डिस्क्लोजर्स की, जैसे अभी एक रिसेंट देखिएगा, एक अच्छा एग्जांपल सेट किया था सीजीआई ने जाते जाते, कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था कि जो जजेस के असेट है उसका डिस्क्लोजर वॉलंटरी रहेगा, तो उनका मन है तो वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन सीजीआई के इनिशिएटिव पे, और खासकर दिल्ली हाईकोर्ट में, जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से जो कैश बरामद हुई, उसके बाद जितने सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने वॉलंटरीली पूरा डिस्क्लोज किया अपना असेट। और यही वॉलंटरी डिस्क्लोजर वाला एक प्रोविजन है सेक्शन 4(1)(b) में आरटीआई एक्ट के, इसको कोई पब्लिक अथॉरिटी फॉलो नहीं करता है। तो अगर खुद ही डिस्क्लोज कर देंगे तो आरटीआई का पर्पस इम्प्लिसिटली सर्व होते रहेगा, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है। और प्राइवेट एंटिटीज जो हैं, जो पब्लिक फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी एक्सक्लूड इसमें किया गया है। तो आप जान रहे हैं कि आज के डेट में हमारे यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, अधिकतर पीपीपी मॉडल पे होते हैं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कोई फंक्शन को भी परफॉर्म कर रहा हो, फिर भी वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। तो एक ये भी एक लिमिटेशन के रूप में देख सकते हैं आप इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। नाउ जुडिशियरी और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अभी क्या है? तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने राजनारायण केस में सबसे पहले कहा था, राजनारायण केस कौन सा है? इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975, कि जो लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनको जानने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, देन अगर हम बात करेंगे सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय में, दोबारा से कहा कि आरटीआई की बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इंश्योर्स अ बैलेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंट गवर्नेंस। फिर आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री केस में कहा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट हाइड बिहाइंड सेक्रेसी टू डिनाइड पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
एसपी गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरटीआई इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 19, और एडीआर केस जो मैंने आपको बताया वो केस तो इसका फ्लैगशिप केस है ही। नाउ चैलेंजेस जब भी क्वेश्चन में आएगा, इट इज योर ड्यूटी whether written or not, whenever there is a question on challenges, issues, and that too in certain areas which is very important like RTI, you must be coming up with a way forward. आपको वे फॉरवर्ड दिखाना होगा। चैलेंजेस पे आप आंसर छोड़ रहे हैं मतलब आप एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले तो जो एस्टैब्लिश हमारे पास कुछ चीजें रहती है पॉलिटी में, ये ध्यान देना है कि हमारे पास कुछ चीजें हैं जो पहले से अवेलेबल है, उनको ही हम यूज करते हैं। तो सेकंड एआरसी, तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन जो है हमारा रिफॉर्म्स कमीशन, उसका रिकमेंडेशन आरटीआई के ऊपर कि ओथ ऑफ सेक्रेसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मंत्री लोग क्या चीज का शपथ लेते हैं ऑफिस के साथ साथ ओथ ऑफ सेक्रेसी का आर्टिकल 75 के अंदर, उसको रिप्लेस करिए ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी से। और इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम की जरूरत है। इसके अलावा कुछ वे फॉरवर्ड अगर देना हो तो आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के इंडिपेंडेंस को इंश्योर कराइए। जैसे कि अभी सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट, इसको हटाने के लिए इसको कानून के अंदर ही मेंशन रहे जैसे पहले था। सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी अगर किसी की सैलरी की रहेगी तो सरकार के अगेंस्ट कैसे जाएगा, ये भी तो ध्यान देना है। देन विशल ब्लोअर्स का प्रोटेक्शन, अगर कोई विशल ब्लो कर रहा है, विशल ब्लो मतलब समझते हैं इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है कोई, और वो उसके अंदर से कोई गलत चीजों के ऊपर आवाज उठाए और उसको डिस्क्लोज कराए, तो उनका प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास जरूरी है। ठीक है, जिसमें कि हमारा कानून है ऑलरेडी विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो ये नोटिफाई तो हो चुका है बट अभी तक इनफोर्स इसको नहीं कराया गया। देन डिजिटलाइजेशन एंड अवेयरनेस उसको प्रमोट कीजिए ताकि लोग जाने इसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा आरटीआई के जो अप्लीकेंट्स हैं वो अब जानते भी नहीं है, और दूसरा कि इसको थोड़ा और डिजिटलाइज कर दीजिए। मतलब सिंपल, आज के डेट में लोग सोशल मीडिया कितना आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी डिजिटली इलिटरेट क्यों ना हो। क्या हम इस तरह का एक सिस्टम नहीं बना सकते आरटीआई को फाइल करने के लिए कि इतना मुश्किल हो नहीं? व्हाट्सएप के थ्रू, जब आप व्हाट्सएप के थ्रू हाई लिख कर भेजते हैं तो कोई भी कंपनी का तुरंत उधर से कस्टमर सपोर्ट का रिस्पॉन्स आ जा रहा है। ऐसा क्या सिस्टम हम आरटीआई के लिए नहीं कर सकते हैं कि हम एक व्हाट्सएप मैसेज से आरटीआई फाइल कर पाए? तो ये चीजें हैं क्या कि आप डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कीजिए और ताकि लोगों में अवेयरनेस अपने आप इससे बढ़ जाए। देन आरटीआई का स्कोप बढ़ाना, कि जो पब्लिक और ये कहते हैं जो हम लोग नेशनल इंटरेस्ट वाला पार्ट था उस चीज के कारण हम बहुत सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। प्राइवेट कंपनी जो पीपीपी मॉडल पे काम कर रही हैं उनको इसके दायरे में लाना बहुत जरूरी है। और प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर एंड मॉनिटरिंग को इनहेंस करना जरूरी है। जो कंपलसरी ऑब्लिगेशन है कि आप अपने से डिस्क्लोज कीजिए इंफॉर्मेशन को, ये चीज का मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें अगर होंगी तो आरटीआई का जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम लोग इंश्योर कर सकेंगे। ठीक है, लास्टली आप कंक्लूड कर देंगे कि हाँ आरटीआई जो है कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं जब इसके ओवरऑल पर्पस की, तो इट इज द नीड ऑफ द आवर कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी अपने गवर्नेंस में लेकर आए, और यही ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी जो इंश्योर कराती है सरकार की, ये आपके हेल्दी गवर्नेंस में बहुत जरूरी है। तो वो वाले पार्ट्स आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।